नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार और रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम बात कर रहे थे मूल अधिकार, हम पढ़ रहे थे यहां पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन अभी हमारा हमारा मूल अधिकार चल रहा था, तो पहले हम मूल अधिकार को कंप्लीट कर लेते हैं। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में 10-15 मिनट हम मूल अधिकार को देंगे। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएंगे, अपना टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग आए। मूल अधिकार जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर फंडामेंटल राइट्स। आप बताइएगा सर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, हमने अनुच्छेद 20 तक पढ़ा था। मैं इसको जल्दी से कवर कराऊंगा, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग लिखते हुए चलेंगे। मैं रिवीजन करा देता हूँ कि हमने 19 से स्टार्ट किया था, स्वतंत्रता के अधिकार से, जिसमें हमने स्वतंत्रता बोलने की, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ी थी। 20 में हमने दो सिद्धि से संरक्षण पढ़ा था। अनुच्छेद 21 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पढ़ ली थी। हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर ये बताएं कि अनुच्छेद 21 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर आर्टिकल 21 इसमें क्या लिखा है। आप कहेंगे सर प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैंने नोट्स बनाने के लिए एडवांस में पूरी पीडीएफ दे दी थी। आज मैं आपको डीपीएसपी की भी दूंगा और मौलिक कर्तव्य की भी एडवांस में ही पीडीएफ दे दूंगा, ताकि आप अपने नोट्स पहले से ही प्रॉपर बनाए रखें। यहाँ पर प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करने की स्वतंत्रता है, मुझे मेरे देहिक स्वतंत्रता है, शादी की स्वतंत्रता है, मेरी जिससे मर्जी चाहे मैं उससे शादी करूं। ये अधिकार मुझे कहाँ से मिला है? अनुच्छेद 21 से मिला है। चलिए, हाँ जी, कल क्लास नहीं हो पाई थी, मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज हैं, एडमिट हैं मुरादाबाद में, तो कल मेरी क्लास नहीं हुई थी। आज मैं क्लास कंटिन्यू ले रहा हूँ। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर भैया शादी की स्वतंत्रता है, मैरिज। आप भैया शादी की स्वतंत्रता दी गई है कि जिससे आप मन चाहें शादी की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मैरिज, कि आप जिससे मन चाहें शादी कर सकते हैं। इसमें भैया आप कहेंगे सर मेडिकल हेल्प, चिकित्सीय सहायता। आप कहेंगे सर चिकित्सीय सहायता, मेडिकल हेल्प की इसमें ज़रूरत है। जैसे पहले क्या होता था, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को गोली लग जाए, कोई क्राइम केस हो, तो उसमें क्या होता था, पुलिस पहले ये डॉक्टर कहता था कि ये तो पुलिस केस है, पुलिस आएगी, उसके बाद हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसको करेंगे, तभी ट्रीटमेंट होगा। लेकिन आज की डेट में क्या है, अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है कि यदि किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को गोली लगती है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा और उसके बाद कागजी कार्रवाई होगी। क्या होगा जी? कागजी कार्रवाई होगी। आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए, दैहिक स्वतंत्रता में मतलब क्या आ जाती है? शादी की स्वतंत्रता में आपकी मर्जी, आप कहीं भी शादी कर सकते हैं। यहाँ पर है भैया दैहिक स्वतंत्रता में ही आता विदेश जाने की स्वतंत्रता। क्या है भैया इसमें? विदेश जाने की स्वतंत्रता। ठीक है जी, फ्रीडम। आप कहेंगे सर स्वतंत्रता। अब एक चीज और आती है इसमें, आप कहेंगे सर स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। अगर आप भैया आपको गंदा पानी दिया जा रहा है, तो वो आपके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है। मान लो जैसे दिल्ली है, कभी कभी दिल्ली में बहुत काला और बहुत गंदा पानी आता है, उससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो वहां पर कौन से आर्टिकल का उल्लंघन हो जाता है? अनुच्छेद, आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 21। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 21। चलिए, लिखने पर भैया नहीं बन पा रहा है, लिखने में एक क्लास आपने 5-4 दिन लगा ली, 3 क्लास हो गई, चौथी क्लास में भी खत्म नहीं हो पा रहा है। तो जो बड़ा टॉपिक है पीडीएफ से पढ़ेंगे। ठीक है, माफी चाहता हूं इसके लिए मैं आपसे। ठीक है, छोटा टॉपिक होगा मैं हाथ से पढ़ाऊंगा, लेकिन जो बड़े टॉपिक होंगे उनको हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको भी थोड़ा सा तो आपको समझना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर
कि सर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में स्वच्छ पानी पीने का अधिकार आ जाएगा, आपको भैया शादी करने का अधिकार मिल जाएगा, मेडिकल हेल्प मिल जाएगी, विदेश जाने की स्वतंत्रता आपको इसमें मिल जाएगी। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A के बारे में हम बात करेंगे कि सर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। देखिए जो राइट टू एजुकेशन है इसको कब जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, आप कहेंगे सर इसे जोड़ा गया 86वें संविधान किसके द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, किसके द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, आप कहेंगे सर अधिनियम 2002, जिसे हम बोलते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसके द्वारा क्या किया गया, द्वारा जोड़ा गया, आप कहेंगे के द्वारा जोड़ा गया, के द्वारा जोड़ा गया। यहां तक आप लिखेंगे सर जोड़ा गया, ये आप लोग बता सकते हैं जोड़ा गया है। अब एक चीज और आ जाती है कि सर इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं इन बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। इनको क्या दिया जाएगा, आप कहेंगे सर निःशुल्क, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या होगा भैया, इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है जी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए हर किसी बच्चे का जो 6 साल से लेकर 14 साल का है, आप बताएंगे सर जो 6 साल से लेकर 14 साल का बच्चा है उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसको सारी चीज़ों को आप लोग लिखिएगा। आगे बात आती है कि सर अनुच्छेद 21A में क्या लिखा हुआ है। जो अनुच्छेद 21A है ये पहले जो हुआ करता था आर्टिकल 45 में था, जो DPSP है, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो ये राइट टू एजुकेशन है इसको मूल अधिकार में शामिल किया गया। अब यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि सर ये कानून कब बना, आप कहेंगे सर ये अधिनियमित कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया है, इसे लॉ कब अधिनियमित, नियमित, आप कहेंगे सर इसे कब लॉ बनाया गया, अधिनियमित, यानी कि इसे लॉ कब बनाया है, लॉ बनाया 2009 में। और भैया इसको लागू कब कर दिया, इसे लागू कर दिया 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सर जो शिक्षा का अधिकार है इसे भैया लागू कब किया गया था, कानून कब बनाया गया था, तो आप कहेंगे अधिनियमित या इसको लॉ बना दिया गया 2009 में। और इसे लागू कब कर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर इसे लागू कब किया गया है, तो इसे 2010 में लागू किया गया। कब लागू किया गया भैया, आप कहेंगे सर 2010 में। ठीक है, कब लागू कर दिया, 2010 में इसको लागू कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आप लोगों को भैया एक PDF दी थी आपके ग्रुप में, आपने अगर देखी होगी ओपन करके, तो उसमें मैंने मूल अधिकार के सभी प्रीवियस ईयर दे दिए थे, क्योंकि उसमें 20 से ज़्यादा थे तो मैं क्लास में नहीं करा पाता उनको, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए थे। किस किस ने उसको भैया देखा है, किस किस ने उस PDF को देखा, ईमानदारी से बताना, पूरा ईमानदारी से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आ गई कि भैया यहाँ हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या दिया है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको गिरफ्तार करने का कारण क्या है। अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और आपको अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। नहीं देखा तो ये गलत बात है, ये नहीं देखा आपकी कितनी गलत बात है बच्चों। कल क्लास नहीं हुई थी, मैंने साफ साफ ग्रुप में एक मैसेज डलवाया था कि आज मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा।
आप पिछले का रिवीजन करें। तो फिर आपने कहाँ रिवीजन किया? आपने तो वो पीडीएफ भी ओपन करके नहीं देखी जो मैंने मूल अधिकारों की एक पीडीएफ डाली थी जिसमें क्वेश्चंस मैंने डाले थे, आपने वो भी नहीं देखे। फिर आप क्या करोगे? जो बच्चे जिन्होंने नहीं देखा, देखिए कुछ की जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है जो ना देख पाए होंगे, लेकिन जो वास्तव में फ्री थे, जिनको कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी पीडीएफ नहीं देखी। फिर आप आरोप क्या लगाओगे? टीचर पे, कि टीचर ने नहीं दिया, है ना। अगर मैं बोलता और मैं नहीं देता तो आप मेरी लंका लगा देते कि सर आपने बोला था, आपने पीडीएफ नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी। जब मैंने पीडीएफ दे दी उसके बावजूद भी आपने उसको नहीं किया, तो फिर कैसे काम चलेगा? आप मुझे बताओ ईमानदारी से। एक एक बड़े भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं टीचर नहीं, एक बड़े भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, ऐसे काम चलेगा क्या? ऐसे तैयारी होगी क्या? बताओ, ऐसे तैयारी हो जाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें मेहनत करना पड़ेगा। हमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं कुछ लोग, तो हमें उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हमें सिलेक्शन मिलेगा। तभी हमें सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ आप। एक बड़े भाई होने के नाते इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो कोई 12 घंटे भी आपसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, तो सिलेक्शन भैया फिर 12 घंटे वाले का होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, चलिए। अब बात आती है कि सर गिरफ्तारी से संरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आप कहेंगे अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 22 में भैया गिरफ्तारी का कारण, कि भाई आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आप पूछ सकते हैं कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, और आपको गिरफ्तार किया गया है तो भैया 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट, आप कहेंगे सर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश करना ही पड़ेगा, सामने क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा, पेश किया जाएगा। देखिए अधिकतर पुलिस वाले क्या करते हैं, अधिकतर पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे मान लो आज फ्राइडे है तो आज गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि पता है सैटरडे संडे तो कोर्ट बंद रहते हैं, तो कोर्ट पेश कर ही नहीं सकते कोर्ट में, तो सैटरडे संडे अच्छी खासी धुलाई करते हैं और मंडे में जाकर पेश कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 24 घंटे में वो टाइम इंक्लूड नहीं है जो यात्रा का समय है। मान लो क्राइम हुआ था भैया उत्तर प्रदेश में और गिरफ्तारी हुई है भैया मणिपुर से। कहां से गिरफ्तारी हुई? मणिपुर से। तो मणिपुर से उत्तर प्रदेश लाने में जो समय लगेगा वो समय इस 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, लेकिन वो अपराध करके भाग गया मणिपुर के इम्फाल में, और इम्फाल से जब उसे गिरफ्तार किया गया तो इम्फाल से मुरादाबाद लाने के बीच का जो समय है वो इस 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। तो फिर ये 24 घंटे कैसे काउंट होगा? जब उसे इम्फाल से लाकर मुरादाबाद में बंद कर दिया जाएगा तब से वो समय 24 घंटे काउंट होगा। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली। चलिए आगे बात करते हैं कि भैया एक ये हुआ, दूसरा तीसरा क्या है, यहाँ पर 3 चीजें मैं लिख रहा हूँ कि एक तो आप कारण जान सकते हैं कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन आप देखेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं यही कारण पूछते हैं, वरना तो डर जाते हैं हम लोग। पुलिस गांव में आती है तो हम डर जाते हैं पुलिस वाले, और हमें 2-3 गालियां और देते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा युवा है वो उस पुलिस वाले को हड़काता है, बोले भाई मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, क्या कारण है बताओ, मैंने कोई अपराध किया है क्या? तो पुलिस कहता है अच्छा कानून सिखा रही है, कानून सिखा रही है हमको। तो वो जो पुलिस वाले अभद्रता करते हैं अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, वीडियो बन जाती है और पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आप कहेंगे सर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। तीसरा पॉइंट है वकील, आप अपना एक वकील चुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप अपना एक वकील, एडवोकेट, क्या कर सकते हैं जी? आप अपना एक एडवोकेट हायर कर सकते हैं, कि आप अपने एडवोकेट से ही सलाह ले सकते हैं। देखा नहीं कभी कभी क्या होता है, जब गिरफ्तार किया जाता है तो जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं अपने एडवोकेट से पूछ कर ही कोई बयान दूंगा। ठीक है, कि मेरा वकील आ रहा है, आप मेरे वकील से बात करना। देखा नहीं आपने कभी कभी पुलिस वाले कुछ बदतमीजी करते हैं तो वो कहता है कि मेरा वकील आ रहा है, मेरा वकील आपसे बात करेगा। समझ गए आप लोग? यहाँ पर सारी चीजों को आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए सर 24 घंटे में नहीं पेश कर पाए तो क्या होगा? देखिए योगराज जी, अगर 24 घंटे के, मान लीजिए मुझे आज गिरफ्तार कर लिया, आज है ट्यूसडे और छुट्टी नहीं है कोर्ट की, तो मुझे आज 10 बजे गिरफ्तार किया है तो कल 10 बजे तक मुझे पेश करना ही होगा। यदि मुझे पुलिस पेश नहीं करती है तो पुलिस को कोर्ट में ये सफाई देनी होगी, ये बताना पड़ेगा कि वो मुझे क्यों नहीं पेश कर पाए।
अगर वो मुझे पेश नहीं करते हैं तो मेरा अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है, लेकिन पुलिस वाले बहाने बना देते हैं कि साहब ऐसे था, थाने पर घेराव हो रखा था और ये कर रखा था, वो कर रखा था। ठीक है, इस केस में भी पुलिस वाले नप जाते हैं, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी। निरोध का मतलब यहाँ पर है डिटेंशन से, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है जी, कभी कभी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे कि आपने देखा हो प्रयागराज लोग गए हुए हैं तो वो अपनी कारों में ही बंद हो गए हैं, वो बाहर ही नहीं जा सकते, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा, पीछे वो जा नहीं पा रहे क्योंकि जाम में फंसे हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं नहीं, 2011 थोड़ी होगा बेटा, 2010 में लागू हुआ। 2011 अगर आपने पढ़ा है तो वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पॉलिटी कितने नंबर की आ सकती है बेटा? 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप लोग लिख लिए। आगे बात आती है सर आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। आप कहेंगे सर शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप कहेंगे राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। इसमें हमने पढ़ा 23-24। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 23 कहता है कि सर मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, इसका मतलब है ह्यूमन प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि महिलाओं को, बच्चों को, मनुष्यों को बेचना बाजारों में जानवरों की तरह बेचना, खरीद करना, वो एक अपराध है। जैसे आपने देखा होगा अधिकतर बहुत सारे जो पश्चिमी प्रदेश के लोग हैं, जैसे कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ये लोग पूर्वी जो राज्य हो गए, जैसे पश्चिमोत्तर जो राज्य हैं ये पूर्वी राज्यों से, जैसे बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, इस टाइप से अगर हम जाते हैं उस साइड, जो गरीब राज्य हैं वहाँ से लड़कियों को खरीद कर लाते हैं, उनसे शादियाँ करते हैं। तो वो जो खरीद फरोख्त है वो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, तो वो क्या करते हैं कि भाई 10 लाख 5 लाख रुपए ले लो और हमें अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दो, क्या कर दो, शादी कर दो। तो वो शादी कर लाते हैं। अगर वो लड़की कहती है कि ठीक है भाई मैं इनके साथ तैयार हूं, मैं शादी कर रही हूं, ठीक है, अगर लड़की खुश है कोई दिक्कत नहीं। लड़की ने अगर कह दिया पुलिस में कि मुझे मेरे बाप ने 10 लाख रुपए लेकर बेच दिया और इस व्यक्ति के साथ मेरी शादी कर दी, यकीन मानना बाप की भी खटिया खड़ी हो जाएगी और जो शादी करने के लिए रुपए लेकर गया उसकी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो इसमें क्या है, तो मानवों को बेचना गलत है। श्रमिक, देखिए यहां पर बलात्श्रम पर रोक, तो यहां पर भैया इसमें कौन कौन से आते हैं? फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम करवाना, जबरदस्ती। आप कहेंगे सर जबरदस्ती काम कराना, इसमें बधुआ मजदूरी भी आ जाएगा। बधुआ मजदूरी समझते हैं? बधुआ मजदूरी का क्या मतलब है जी? बधुआ मजदूरी का मतलब क्या है कि बिना पैसे के काम करवाना। बेगारी भी यही है, बेगारी। देखिए बधुआ मजदूरी है जबरदस्ती काम करवाना किसी से, किसी को अपने घर में रखना, उसे ना के बराबर पैसे देना, ठीक है, उसकी मजदूरी से कम पैसे देना, वो क्या हो जाती है? बधुआ मजदूरी। बेगारी क्या हो जाती है? बेगारी होती है कि भैया किसी से जबरदस्ती काम करवाते रहना, उसे रुपए भी नहीं देना। ये भी किस में आता है? बलात्श्रम में, फोर्स लेबर में। जैसे अगर मैं ये मान लूं, जैसे प्रिंस हैं, ये प्रिंस गरेवाल हैं, तो इनकी मम्मी ने कहा कि प्रिंस बेटा जा दूध लेके तो आ, एक पैकेट दूध तो ले आ बराबर की दुकान से। प्रिंस ने कहा मम्मा मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं तो नहीं जा रहा। लेकिन अगर पड़ोस वाली आंटी ने कहा प्रिंस बाबू 1 लीटर दूध ला दो हमें, प्रिंस भागते हुए गए दूध लेने के लिए, क्योंकि आंटी जी की बहुत सुंदर सी कन्या है, प्रिंस को इम्प्रेस भी करना है। ठीक है, फिर हमारी मम्मी ने देख लिया, अच्छा बेटे मैंने दूध मंगाया तू लेके नहीं आया, और आंटी ने मंगा लिया तो भगा हुआ चला गया। तो फिर मम्मी क्या कहती है? बेगारी करता रहा दूसरों की, बेगारी करते रहो बेटा दूसरों की, फ्री में लगे रहो, दूसरों के काम करते रहो, है ना? यही तो कहती है ना मम्मी, यही तो कहती है ना बेटा। समझ गए आप मेरी बातें यहां तक? तो उसे बोलते हैं बेगारी। बिना रुपए के काम करना, यहां पर बहुत कम पैसे देकर काम करवाना, यहां पर भैया जबरदस्ती काम करवाना। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात आती है सर
अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम हैं, ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम हैं, कितने साल से भैया? 14 ईयर्स से कम हैं, 14 साल से कम हैं, उन्हें भैया, उन्हें कहाँ नहीं लगाया जाएगा? उन्हें जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी, कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, नहीं लगाया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आप लिख लेना कि भैया चाहे वो होटल हो, दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी हो, जो 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें भैया जबरदस्ती किसी भी जोखिम वाले कार्यों पर नहीं रखा जाएगा। ये ऐसे कह सकते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होटल्स में, रेस्टोरेंट में, किसी दुकानों पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग लिख लीजिए, ये बधुआ मजदूरी है, ठीक है, ये बेगारी है। चलिए बिल्कुल ब्रजेश जी, हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल, हाँ जी एहसान खान जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नहीं, चलिए यहां तक हमने पढ़ना है, यहां तक हमने पढ़ना है। अब हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, जब भी हम पढ़ें तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो चेहरे होने चाहिए। कौन कौन से चेहरे? एक माँ और एक बाप। माँ और बाप का चेहरा जब तक हमारे सामने है हम डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। दुनिया की एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं देगी, आपको भटकने ही नहीं देगी, और वो शक्ति किसकी है? वो माँ और बाप की शक्ति है। हमारे सामने यदि हमारे माँ बाप के चेहरे सामने आए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं विश्वास दिला दूं, आप भटक कर तो दिखाओ अपने रास्ते से, आप जीवन में नहीं भटकोगे, आप जीवन में नहीं भटकोगे। आपके सामने सिर्फ यही चेहरा होगा कि अच्छा मेरे पापा दिन रात काम कर रहे हैं, मेरी मम्मी 4 बजे उठ रही है, मेरे लिए खाना बना रही है, रात को हमारे सबके बाद सोती हैं, सुबह में सबसे पहले उठती हैं, क्या वो नहीं थकती? उन्हें भी थकावट होती है। तो आपको बस ये कसम है कि आप उन माँ बाप के पैसों को, उन मां बाप की मेहनत को व्यर्थ ना जाने दो। निश्चित सफलता मिलेगी आपको, बहुत शानदार तरीके से सफलता मिलेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। ये मां की दुआ में, पिता के आशीर्वाद में ये शक्ति है कि वो आपको सेलेक्ट करवा के मानेगी। बस चलिए यहां तक आपने लिख लिया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम हैं उन्हें जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? ओहो, ये मानव है भैया, ये क्या है जी? मानव दुर्व्यापार। आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा? चलिए ये हो जाएगा भैया मानव दुर्व्यापार। ठीक है, चलिए उन्होंने टाइपिंग एरर कर दी है, इसको हम भैया मानव लिख लेंगे जी, मानव दुर्व्यापार। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है यहां हम बात करेंगे सर, यहां लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहां पर क्या लिखा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियन, यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है जी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रवीण कह रहे हैं जी पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, ऐसे पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। यहां पर हम सारी चीजों पर बात कर लेते हैं। बात यहां आ गई कि सर अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। चलिए, फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स, किसी भी धर्म को मानने की आजादी। सर आज चेहरा आपका उतरा हुआ लग रहा है। जिसके पिताजी हॉस्पिटल में हो, जिनको ड्रिप लग रही हो, जिनकी तबीयत खराब हो, और वो व्यक्ति आपके सामने आके आपकी क्लास ले, तो चेहरा तो उतरा हुआ होगा, होगा या नहीं होगा? मैं क्लास इसलिए ले रहा हूं कि कल आपकी छुट्टी हो गई। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी अपनी वजह से मैं आपका कोई लॉस नहीं होने दूंगा।
पिताजी हॉस्पिटल में है, आप दुआ करेंगे, मैं दुआ करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि वो ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हालांकि सुधार हो रहा है उनके हेल्थ में। ठीक है। तो बेटा, कहते हैं ना कि बाप का साया सर से अगर हट जाए तो उससे पूछो कि क्या बीतती है। तो सबके, मैं तो यही कहूँगा कि भैया सबके पेरेंट्स सुख रहें, सबके पेरेंट्स अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, कोई टेंशन ना रहे। चलिए चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर यहाँ अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। देखिए, अपने मन से, अंतःकरण से, अपने मन से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। ठीक है। आप कहेंगे मन से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, मानने की आजादी। आप कहेंगे सर किसी भी धर्म को मानने की आजादी। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम हर उस पॉइंट पर बात करेंगे जो सभी बच्चे यहाँ पर हैं। चलिए बताइएगा, किसी को कोई समस्या तो नहीं हुई। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर मैं चाहूँ, मैं सनातन को मानता हूँ, मैं, देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन को मानता हूँ, मेरी मर्जी है कि मैं किसी और धर्म को मानूँ तो मान सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग यहाँ तक? हाँ जी। कल बच्चे मिले थे मुझे, कॉस्मोस हॉस्पिटल पड़ता है मुरादाबाद में, कल वहाँ कुछ बच्चे मिले तो अच्छा लगा, उन्होंने मुझे वहाँ सबके सामने पहचाना, तो बड़ा अच्छा लगता है जब अपने बच्चे वहाँ मिलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि सर अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, मन से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। ठीक है। अब बात आती है सर, जैसे कि यहाँ पर जो सिख लोग हैं, जो सिख हैं, सिख, तो ये जो सिख लोग हैं, ये सिख क्या, कृपाण धारण करते हैं, कृपाण। आप जानते होंगे सर कृपाण, कि भैया जो कृपाण है, ये कृपाण कौन से आर्टिकल के तहत वो धारण करते हैं? कृपाण है, कंगा है, तो ये जो लिया जाता है, जो धारण करते हैं, वो किसके तहत करते हैं? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ था, आप एक जैन धर्म को जानते होंगे, जैन धर्म में भैया एक संथारा प्रथा, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, पारुल में हम पढ़ेंगी, संथारा प्रथा या सल्लेखना प्रथा, जिसमें क्या होता है कि भैया अंतिम समय में व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, सन्यासी खाना पीना छोड़ देता है, अन्न त्याग देता है, जल त्याग देता है, तो इस स्थिति में उसकी मृत्यु लाजमी है। भैया कोई भी व्यक्ति जो खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो 4-5 दिन के बाद, 6-7 दिन के बाद, ज़्यादा 10 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। तो इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भैया ये तो आत्महत्या है। तो भैया जैन धर्म की संथारा सल्लेखना विधि पर रोक लगा दी राजस्थान हाईकोर्ट ने। जैन संप्रदाय पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा जी हमारे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है, हमारी मर्जी है, हम अपने धर्म को कैसे भी माने, हम इसको कैसे भी फॉलो करें। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया, स्टे दे दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है, जिसका जो मन है वो वैसे ही अपने धर्म को मानेगा, ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। ठीक है। तो आपने यहां तक पढ़ा। बात करते हैं सर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जैसे लंगर चलना है गुरुद्वारों में, जैसे मंदिर कमेटियों में भैया भंडारे होने हैं, जागरण होना है, तो ये सारा मैनेजमेंट करने का जो अधिकार है, वो अधिकार किस में मिला हुआ है? अनुच्छेद 26 में। यह अनुच्छेद 26 किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता, बल्कि ये कमेटी को मिलता है, ये जो है धार्मिक कार्यों में लगे हुए संप्रदाय को मिलता है। जैसे कि मंदिर कमेटी है, भंडारा करा रही है कहीं, तो भंडारे के लिए जो मैनेजमेंट होगा, ये उसका अधिकार है अनुच्छेद 26 में। ठीक है जी, किसमें? 26 में। चलिए आगे बात करते हैं। एक बात आती है सर अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, फ्रीडम टू टैक्सेस फॉर रिलीजियस प्रमोशन, यानी कि दान किए गए पैसे पर, दान किए गए पैसे पर, किए गए रुपयों पर, रुपए पर
टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। आपने कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं नहीं लगेगा? आपने कभी सोचा जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर पैसे वाले लोग हैं, वो टैक्स क्यों, वो दान क्यों करते रहते हैं कि उन्होंने 5 करोड़ दान किया, उन्होंने 20 करोड़ दान किया? तो ये जो दान करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो पैसा दान किया जा रहा है, तो एक तो भैया पैसा कम हुआ, है ना, पैसा कम होगा, टैक्स उधर कम हो जाएगा, और जो इधर दान किया इस पे पैसा लगेगा नहीं। और आज की डेट में ये धंधा बन चुका है। कैसे धंधा बन गया मैं बताता हूं भाई। मुझे 5 लाख रुपए डोनेट करना है, ठीक है, ऐसे मानो मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरे 1 करोड़ पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। वैसे तो है ही नहीं मेरे पास 1 करोड़, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं कि भैया 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए पे टैक्स लग रहा है 18%, लगभग ये मान के चलो कि भैया मुझे 18 लाख रुपए टैक्स देना है। तो मैंने 1 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए जो है डोनेट कर दिया। 20 करोड़ मैंने डोनेट कर दिया किसी भी संप्रदाय को, किसी भी कमिटी को, ठीक है, और उनसे सेटलमेंट कर लिया, जी मैं 20 करोड़ दे रहा हूं आपको, आप 10 करोड़ मुझे वापस कर देना और आप 20 करोड़ दिखा देना, ठीक है। मैं एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, ये मैंने सुना है। तो 20 करोड़ हुआ तो मेरे वहां 80 करोड़ रह गए, 80 करोड़ पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, 20 करोड़ वो बच गए, और उन 20 करोड़ में से मैंने यहां सेटलमेंट कर ली कि भाई 10 करोड़ आप अपने पास रखना या 5 करोड़ रखना, 15 करोड़ वापस कर देना, ठीक है। तो जो मेरे ब्लैक मनी थी वो व्हाइट हो गई, ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए चलिए, अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 27 में क्या लिखा है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति। धार्मिक करों से मुक्ति यानी कि दान किए गए किसी भी पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कहां लिखा है? आर्टिकल 27 में। चलिए अब बात आती है जी अनुच्छेद 28 में क्या लिखा है? शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि जिसे राज्य द्वारा संचालित, आप कहेंगे संचालित, ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षण संस्थाएं संचालित शैक्षिक संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, आप कहेंगे सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें राज्य के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप कहेंगे सर ऐसे इंस्टीट्यूट रन बाय स्टेट, ठीक है, जिसे राज्य के द्वारा संचालित किया जाता है। वैसे स्कूलों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। परसा कौन से आर्टिकल में आएगा? अनुच्छेद 25 में। साधु संत जो परसा लेकर चलते हैं वो अनुच्छेद 25 में है, ठीक है। आप कहेंगे सर शिक्षण संस्थानों की स्वतंत्रता, राज्य द्वारा जिन्हें पैसे दिए जाते हैं, टीचरों को, अध्यापकों को, कि आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आपको सैलरी आ रही है, उन स्कूलों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि भैया उत्तर प्रदेश, असम में लगभग 1500 मदरसे बंद कर दिए। क्यों मदरसे बंद कर दिए उनको? चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, बनवारी लाल जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुच्छेद 28 की, शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान जिन्हें किसी भी राज्य के द्वारा पैसे देकर संचालित कराया जाता है, वहां पर किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि भैया मदरसा चल रहा है, वहां पर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी बहुत सारे 1500 मदरसों में, तो उन्हें बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे ना साइंस पढ़ाई जा रही थी, ना मैथ्स पढ़ाई जा रही थी, ना इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, ना भैया सोशल साइंस पढ़ाई जा रही थी, कोई विषय नहीं पढ़ाया, केवल इस्लामिक, उर्दू और इस्लामिक। तो उन्हें बंद कर दिया कि भाई सरकार पैसा इसलिए थोड़ी दे रही कि आप इस्लामिक शिक्षा दो, केवल आप इन्हें उर्दू पढ़ाओ और विषय भी पढ़ाओ, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन भैया यहां पर टेंशन नहीं। चलिए ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद। ललित कह रहे हैं सर जब आप पढ़ाते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। धन्यवाद भैया। हाँ जी मौनी जी, मेरा तो एकदम दिमाग ठीक है, मेरा तो दिमाग एकदम से ठीक है। हो सकता है आपको पता नहीं क्यों खराब लगा, मैंने तो शायद कुछ ऐसा शब्द भी नहीं बोला, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली, चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल अंश जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया, हाँ जी ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली हो, तो मैं आगे चलता हूँ।
चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे सर, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है जी अनुच्छेद 30 और 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब बात आती है सर इसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है कि जो अल्पसंख्यक हैं वर्गों के हितों का संरक्षण, जो माइनॉरिटीज हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं। चलिए अल्पसंख्यक आप कहेंगे सर ऐसे माइनॉरिटीज, इन्हें अपनी भाषा, इनकी भाषा क्या है, इनकी लिपि क्या है, लिपि और इनकी संस्कृति क्या है, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये अपनी संस्कृति। संस्कृति इनकी क्या हो जाएगी भैया, इनका कल्चर, इनका कल्चर क्या होगा, स्क्रिप्ट। आप कहेंगे सर ये हो जाएगी स्क्रिप्ट। और भाषा तो आप समझ ही गए होंगे, लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, आप कहेंगे सर लैंग्वेज। ठीक है जी, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को संरक्षित प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। माइनॉरिटीज कौन कौन है भारत में, आप कहेंगे सर मुस्लिम है। आप बताइएगा सर कौन है जी, आप कहेंगे सर मुस्लिम है भारत में माइनॉरिटीज। आप कहेंगे सिख भारत में माइनॉरिटीज हैं। आप कहेंगे जैन भारत में माइनॉरिटीज हैं। आप कहेंगे सर बौद्ध भारत में माइनॉरिटीज हैं। आप कहेंगे सर पारसी, आप कहेंगे पारसी, आप कहेंगे सर ईसाई। ठीक है, 6 माइनॉरिटीज हैं भारत में, ईसाई। ठीक है, तो आप कहेंगे सर मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। अच्छा, माइनॉरिटीज किस आधार पर माना जाता है, बेस क्या है माइनॉरिटीज का, आधार क्या है, किस आधार पर माना जाता है कि ये अल्पसंख्यक हैं। आप कहेंगे सर, आप बताएंगे सर, आप बताइए सर किस आधार पर माना जाता है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा, कौन कौन भैया बता देंगे। हाँ जी, बहुत शानदार, यहां तक आप लोग लिख लीजिए, यहां तक आप लोग लिखिएगा, बहुत शानदार। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए भैया, क्या यहां तक आपने लिख लिया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, जैन लोग कौन होते, जो महावीर स्वामी को मानते हैं। ठीक है, इन्हें फारसी, इन्हें पारसी भी लिख सकते हैं आप लोग, कभी इन्हें यहां पर इसको पारसी भी लिख सकते हैं, पारसी। फारसी को ही पारसी कहा जाता है, पर्शियन। आप कहेंगे सर भाषा एवं, भाषा एवं धर्म, भाषा एवं धर्म के आधार पर, भाषा एवं धर्म के आधार पर, भाषाई और धर्म के आधार पर इन्हें पारसी माना जाता है। अब बात आ गई सर यहाँ पर, यहाँ अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना, कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इन्हें अपने शिक्षण संस्थान, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि ये अपने इंस्टीट्यूशंस को चला सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए। धन्यवाद अंकुर गुजर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग में सिंदूर भरने का अधिकार कौन सा है भैया, वो दैहिक स्वतंत्रता में आ जाता है। मेरी मांग में सिंदूर कौन भरेगा, ये उसकी पर्सनल लिबर्टी है, तो आर्टिकल 21 में आता है। वो किस में आता है, 21 में। अब भैया, अब यहां पर आता है भाषा और ये धर्म। अब धर्म में क्या हो जाती है, जनसंख्या। क्या हो जाती है, जनसंख्या। कि भैया जिनकी जनसंख्या कम होगी, जिनकी जनसंख्या कम होगी, जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या कम होगी, वो क्या हो जाएंगे, वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, वो माइनॉरिटीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, वो माइनॉरिटीज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। चलिए यहां पर हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप कहेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, कौन थे जिन्होंने, जिन्होंने, पारसी कौन होते हैं भैया, आपने मूवी देखी होगी ना, मूवी देखी है उसकी, अक्षय कुमार की, कौन सी है वो, जिसमें वो पारसी बना हुआ है, नेवी का अधिकारी है, मुझे याद नहीं आ रही वो मूवी। अच्छा, रतन टाटा को तो सभी जानते होंगे, रतन टाटा जी पारसी हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 32 को
बी आर अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, आप कहेंगे सर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, आप जल्दी से बता दीजिए, बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, कौन कौन साथी बताएंगे, बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, जल्दी से बताइए। साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, क्या कहा था, संविधान की आत्मा, कि सर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, ठीक है, आत्मा व हृदय कहा था, आप कहेंगे सर आत्मा व हृदय, ठीक है जी, आप कहेंगे सर सोल एंड हार्ट, सोल एंड हार्ट, तो आप कहेंगे सर सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहते हैं, हाँ जी रुस्तम, बिल्कुल बिल्कुल, देखा इतनी जल्दी से आप बता देते हैं, सारी चीजें आप एकदम से बता देते हैं। चलिए तो आप बताएंगे भैया किसने कहा था, हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, हाँ जी बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर संविधान की आत्मा व हृदय, सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग लिख सकते हैं कि अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को कहा था संविधान की आत्मा व हृदय। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर 30 और 32 के बीच में अनुच्छेद 31 कहाँ गया, ये एक बच्चे ने पूछा, तो आप लोग जरा मुझे बताना कि भैया ये अनुच्छेद 31 कहाँ गया, चलिए बताइए, बताइएगा, आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद 31 कहाँ गया, अगर आपने बता दिया मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई, मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई। चलिए यहां पर आप लोग मुझे बताइए, सर अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल अजय कुमार ने बता दिया, बिल्कुल, कौन से हाँ जी बिल्कुल, आप कहेंगे सर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को, अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों की सूची से निकालकर अनुच्छेद 300 का में भाग 12 में डाल दिया। क्या हमने पहले ही दिन ये बारे में नहीं पढ़ा था, क्या पहले ही दिन हमने नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, तो इसमें ये है ही नहीं, इसलिए मैंने ये नहीं कराया। अब याद आया आपको, अब रिकॉल हुआ आपका, चलिए इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। अब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, कितनी रिट जारी करता है, आप कहेंगे सर यहां पर आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत कितनी, तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट 5 रिट इशू अंडर द आर्टिकल ऑफ 32, तो आप कहेंगे सर 5 रिट्स जारी करता है। रिट्स का मतलब होता है याचिकाएं, तो पहली याचिका, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैवियस कॉर्पस कहते हैं, हैवियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में। तो यहां लिखा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, क्या किया जाए, इट लिटरल मीनिंग इज टू बी प्रेजेंटेड टू द पर्सन, कि भैया पर्सन क्या है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बात करते हैं, हाँ जी आगे बात करेंगे सर, यहां पर क्या लिखा है, अनुच्छेद 32 में ही सेकंड रिट है परमादेश, इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। आप कहेंगे सर ये सरकारी लोगों को जारी किया जाता है, किसको, सरकारी लोगों को, आप कहेंगे सर सरकारी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, सरकारी लोगों को जारी किया जाता है कि जो कोई सरकारी अधिकारी अपने न्यायिक क्षेत्र से, अपने जुडिशियरी से बाहर जाकर काम करता है तो उस पर रोक लगाई जाती है कि हम आदेश देते हैं, वी गिव ऑर्डर्स। मान लीजिए किसी का न्यायिक क्षेत्र आता है रामपुर और वो रामपुर के बाहर जाकर काम कर रहा है तो उस पर रोक लगा दी जाती है, हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे जैसे पुलिस वाले हुए, सरकारी लोग हुए, सरकारी कर्मचारी, उन पर परमादेश, मैंडमस, इसका मतलब है हम आदेश देते हैं।
इसमें केवल अर्थ ही पूछेगा और ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। आप कहेंगे सर प्रतिषेध, इसका मतलब है मना करना। इसका मतलब क्या है? मना करना, रोक लगा देना। मना करना या रोक लगाना, इट मीन्स टू रिफ्यूज, यानी कि प्रोहिबिशन करना, रोक लगा देना, मना कर देना। ठीक है। आप कहेंगे किसी भी काम को करने के लिए रोक लगाया जाता है सीनियर कोर्ट्स के द्वारा, जूनियर कोर्ट्स पर, अधीनस्थ न्यायालयों पर, वरिष्ठ न्यायालयों के द्वारा रोक लगा दी जाती है कि आप इस काम को नहीं कर सकते। ठीक है, कि भैया कोई भी अधिकारी है या कोई भी, आप इसमें कहेंगे सर कोई वरिष्ठ सीनियर कोर्ट्स के द्वारा जूनियर कोर्ट पर रोक लगा दी जाती है। चलिए, बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो आप ये प्लीज लिखिएगा, आज तो हम डीपीएसपी स्टार्ट भी नहीं कर पाए, कल ही करेंगे डीपीएसपी स्टार्ट। ठीक है, चलिए। हाँ जी, 27 को 23 बोल दिया था भैया, मैं तो बहुत देर से 27 27 ही बोलता आ रहा हूं। अगर आपको 23 समझ में आया तो मैं क्षमा चाहता हूं, बस और क्या ही कर सकता हूं। मैंने तो 23 को 23 बोला था, 27 को 27 बोला। अब आप कह रहे हैं 27 को मैंने 23 बोल दिया था, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वैसे तो मैंने 27 भी इंग्लिश में बोला था और हिंदी में 27 भी बोला था। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, शुभम पटेल कह रहे हैं सर आजाद को बोल दो अच्छे से पढ़े। बिल्कुल आजाद, अच्छे से पढ़ो, वरना शुभम आपका भैया हैप्पी बर्थडे मना देगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। चलिए, बहुत शानदार, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है जी, बात आ जाती है कि सर ये है यहां पर उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है कि भैया सर्टियोरेरी, यानी कि पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना। कि कोई मामला जूनियर कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मंगवा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिक्शन है, क्षेत्राधिकार है कि वो हाई कोर्ट में या किसी भी न्यायालय से किसी भी केस को अपने पास डायरेक्ट मंगवा सकता है। ये अधिकार उसको अनुच्छेद 32 में मिला हुआ है। ठीक है, किस में मिला है जी? 32 में मिला हुआ है। किस में मिला है दोस्तों? 32 में मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, सबसे ज्यादा डर इस चीज का होता है, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। इसको बहुत सारे लोग भैया आजकल, जिनको पता नहीं था वो तो ठीक है, जिनको पता वो इसका यूज कर रहे हैं। क्यू वारंटो, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे पद पर है जिस पद के वो लायक ही नहीं है, उस पद की क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति में है ही नहीं, वो पैसे देकर जैसे तैसे इधर उधर से वो लग गया है, तो उसके खिलाफ ये जारी किया जाता है। आपका प्राधिकार क्या है? व्हाट इज योर अथॉरिटी? जैसे कि एक टीटी ट्रेन में चढ़ गया, ठीक है, उसकी ड्यूटी थी भैया दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लेकिन वो लखनऊ के आगे भी टिकट काट रहा है, टिकट चेक कर रहा है। ठीक है, तो भैया उसकी अथॉरिटी क्या है? अधिकार प्रेक्षा अगर उसके खिलाफ जारी कर दिया जाए, नौकरी से तो जाएगा ही जाएगा, फाइन भी देगा, सस्पेंड तो होगा ही होगा, फाइन भी देगा। चलिए, आप कहेंगे सर कि ये अधिकार क्या? बहुत सारे लोग इसको, अभी एक केस और आया था, एक दरोगा बना था, उसने फर्जी से डिग्री कहीं से ली थी, उसके किसी पड़ोसी ने इस पे जो है याचिका लगवा दी, अधिकार प्रेक्षा क्यू वारंटो लागू करवा दिया कि भाई ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसके पास डिग्री भी ओरिजिनल नहीं है, धोखे से कहीं से डिग्री ली और दरोगा बन गया, इसको तो कानून भी ढंग से याद नहीं है, इसे तो डिग्रियां भी नहीं है, जांच हुई, नप गए, गए जेल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप सारी चीजें समझ गए, सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे यहां तक। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं सर कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही मिलते हैं। देखिए, नहीं बस खत्म कर रहा हूं। चलिए, विदेशी एवं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, विदेशियों को 14 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 21 भी मिलेगा, 21A भी मिलेगा, 22 भी मिलेगा, 23 भी मिलेगा, 24 भी मिलेगा, 25 भी मिलेगा, 26, 27, 28। ये भारत के लोगों को और विदेशियों को भी मिलता है, दोनों को ही मिलता है, दोनों को ही मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को मिलते हैं। केवल और केवल किसको मिलेंगे? भारतीयों को। ये पीडीएफ से लिख लेना बच्चे, है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए, अभी दूसरी क्लास भी है, इसको आप चाहें तो पीडीएफ से लिख लेना। अभी पीडीएफ में आज जो पीडीएफ दे रहा हूं वो ये भी दे रहा हूं, डीपीएसपी की भी दे रहा हूं, मौलिक कर्तव्य की, मैं 2 क्लास की पीडीएफ एडवांस में दे रहा हूं ताकि आप उसको लिख पाएं।
ठीक है, उसको आप लिख पाए। ये वो अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को मिलते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को मिलेंगे। ठीक है, और इसी में मैं आप लोगों को मौलिक कर्तव्यों की भी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आप ये ना कह पाए कि हमने लिखा ही नहीं था। जो पीडीएफ 2 अपलोड होती है आपकी क्लास में, उसमें ये वाली एडवांस पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।